क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है। उसमें ये बात पढ़ने वाली है कि ये हमारे पास वैल्यू दी गई है लाइंस की पर मीटर। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए, फार्मूला कौन सा लगता है, डी साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पहले लाइन में ही देख लें आप, यहाँ पर मीटर दिया गया, यानी लेंथ कितनी है 1 मीटर, और लाइंस हमें जो दी होती हैं उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी हुई 4.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, यानी 1 मीटर के अंदर इतनी लाइंस थी। तो ये हो गया हमारे पास n, और ये हमारे पास क्या हो गया लेंथ l। तो ये हमने लिखा। फिर उसके बाद हमें वेवलेंथ दी गई है। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर्स में दिया गया। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का n इज इक्वल टू 2। ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा होता है। इसके अंदर जो फार्मूला में है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। तो हमारे पास क्या है, वो एंगल जो है वो हमने निकालना है। ठीक हो गया। वो कैसे निकालेंगे, एंगल हमने निकालना है। पहले हमें पता होना चाहिए जो d का फार्मूला होता है, d क्या होता है L/n। ठीक है, इस फार्मूले में जो d है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करें सिंपली 1/4.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यहीं पर हम डायरेक्ट पुट करते जाते हैं। 1/4.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आ गया इज़ इक्वल टू n कितना है 2, और वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी है 589 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ आ गई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, साइन इनवर्स लें, यू विल गेट द रिज़ल्ट। यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 589 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और दोबारा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, सबको मल्टीप्लाई करें, और जब आप साइन इनवर्स लेंगे उसका तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी वो 28.1 आ जाएगी। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ गई, सी आ रही है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। मतलब इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना। ठीक है, और यहाँ पर जब हम वेव भेजते हैं ये इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है, और ये ज़ाहिर है यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर भी होगा, सेकंड ऑर्डर ये यहाँ पर भी होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो हमने ये एंगल निकालना है। तो याद रखना है जो फार्मूले के अंदर थीटा दिया होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है। तो ये अपने फाइंड आउट कर लिया। ये 2 क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, या सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर RS, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। एक एरिया यहाँ पर A है, और ये जब S की तरफ पहुँचेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर बता दी गई। तो एट एंड एस एंड के ऊपर क्या होगा, द क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 हो गया। ठीक है, R के ऊपर A है, S के ऊपर A/2 है, हाफ हो गया एरिया। अब कहते हैं चार्ज है, टेक्स टाइम T टू पास थ्रू एंड R ऑफ द वायर। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, देयर इज़ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, यानी यहाँ से यहाँ जाते हुए करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब करंट की बात है। चार्जेस के हवाले से पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू एंड एस इन टाइम इंटरवल ऑफ T/4, यानी T/4 टाइम में चार्ज कितने पास किए होंगे। देखिए, करंट से रिलेटेड बात है। एक बात तो आप जानते हैं, करंट का बेसिक फार्मूला तो आपको पता है कि करंट इज़ इक्वल्स टू Q/T होता है। ठीक है, इसमें एक बात यह है कि अगर आप Q लिखें तो Q को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे I/T लिखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, उसने ख़ुद बताया है।
और आपको पता है कि अगर एक चीज़ कांस्टेंट हो तो बाकी जो दो चीज़ें बच जाती हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टाइम ज़ीरो चार्ज ज़ीरो, टाइम बढ़ा चार्ज बढ़ता गया। और कितना हमें देखना है, कितने टाइम के लिए पूछ रहा है, T/4। इसका मतलब ये है कि जब टाइम T/4 होगा, ऑब्वियस ही बात है उस वक्त चार्ज क्या होगा, वो हमारे पास Q/4 होगा, 4 टाइम्स रिड्यूस होगा। यानी टाइम अगर 4 टाइम क्वार्टर ऑफ टाइम है तो मतलब चार्ज का भी क्वार्टर ही होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है इनके दरमियान। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 32 देखें, अ पावर सप्लाई is connected to a component by connecting wires of total resistance 4.9 ohm। मतलब ये जो हमारे पास कोई कंपोनेंट है, यानी कोई रजिस्टर है, पावर सप्लाई है, उसको हमने कनेक्ट किया किसी कंपोनेंट के साथ, ठीक है, किसके थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, और उन कनेक्टिंग वायर्स की टोटल रेजिस्टेंस हमें दी गई है। यानी अगर हम सपोज कर लें हमारे पास कोई पावर सप्लाई है, ठीक है, अब इस पावर सप्लाई को हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये जो हमारे पास जा रही हैं, हमारे पास क्या कनेक्टिंग वायर्स हैं। ज़ाहिर है कनेक्टिंग वायर्स के अंदर भी एनर्जी का लॉस होता है। अब कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस हमें दी गई है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है, 4.9 ओम है। ये कनेक्टिंग वायर्स की हैं, ये पावर सप्लाई है, ये हमारे पास कोई कंपोनेंट है, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस हमें दी गई है, नंबर 1। अब हमें कहा गया है कि पावर सप्लाई हैज़ पावर आउटपुट, जो में हमारे पास आउटपुट पावर है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं, वो कितनी है, 3.6 वाट। जो बैटरी ने पावर दी आउटपुट के तौर पर, वो कितनी है, 3.6 वाट्स है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आगे कंपोनेंट्स में और कनेक्टिंग वायर्स में जाना है, वो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो कितना है, 12 वोल्ट्स हैं। इसका मतलब है कि आउटपुट पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, हम क्या करें, फार्मूला लगाएं, P = IV। तो ये डेटा तो हमें बता रहा है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो P/V आ जाएगा। हमारे पास पावर कितनी है, 3.6, वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 12। ठीक हो गया, 3.6 डिवाइडेड बाई 12, हमारे पास जो आंसर आएगा करंट का, वो आएगा 0.3 एम्पियर्स। इसका हमें पता चला कि जो करंट इससे फ़्लो होगा वो 0.3 एम्पियर्स का करंट फ़्लो करेगा। पावर दी हुई हो, वोल्टेज दी हुई हो, तो करंट निकाले सर्किट के अंदर कितना करंट का फ़्लो होगा। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने पूछा है कि थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर्स इन टाइम 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो है कितनी एनर्जी ज़ाया होगी कनेक्टिंग वायर्स के अंदर। तो हमें हमेशा याद होना चाहिए कि जो थर्मल एनर्जी डिसिपेशन का फार्मूला होता है वो E = I² R/T होता है। किस तरह से, पावर का फार्मूला क्या होता है, I² R होता है, पावर एनर्जी ओवर टाइम होता है, ये I² R आ गया। तो यहाँ से एनर्जी को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, I² R/T। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डिसिपेशन का फार्मूला आ गया। यही हमने निकालनी है। करंट हमारे पास ऑलरेडी है जो सर्किट में फ़्लो कर रहा है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे 0.3, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस भी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4.9 आ गया। और हमें टाइम 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर के लिए इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं टाइम को सेकंड्स में, तो 3600, यानी 60 × 60। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट देखें, एनर्जी डिसिपेशन का जो आंसर आएगा 1587.6 जूल जाएगा। ठीक हो गया। तो कौन सी ऑप्शन हमें जो है वो करेक्ट लग रही है, इसमें देखें, अगर हम ये इसको राउंड ऑफ कर दें तो इसी को बना दें 1.6, यानी कि राउंड ऑफ करने पर ये 1.6 बन गया, और ये पॉइंट जो है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ठीक है, जाउल्स में आ गया, यानी 1.6 किलो जाउल हो गया। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यस। ठीक है, 32 डन।